साल 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विघटन होता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से अलग होकर सीपीआई-एम यानी सीपीआई-एम मार्क्सिस्ट बनती है, सीपीएम जिसको हम कहते हैं। टीवी थॉमस केरल की पहली सरकार में लेबर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विघटन हुआ तो थॉमस की घरेलू जिंदगी पब्लिक में आई। वजह थी उनकी पत्नी के.आर. गौरी अम्मा का सीपीआई-एम या सीपीएम में चले जाना, जबकि थॉमस ने सीपीआई में रहना चुना। 1965 में दोनों अलग हो गए, लेकिन घर फिर भी एक ही रहा। 1967 की यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में दोनों साथ साथ मंत्री भी रहे। खास बात यह है कि जब केरल में यह सब कुछ हो रहा था, सुदूर अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन पति पत्नी के झगड़े के बारे में CIA से जवाब तलब कर रहे थे। कई साल बाद डिक्लासिफाई हुए एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में ये बात पता चली। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स में इस झगड़े की वजह भी बताई गई थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस के अनुसार सीपीआई धड़ा प्रो रशिया था, जबकि सीपीएम प्रो चाइना, और यही बात पति पत्नी के बीच मतभेद का बड़ा कारण बनी। बहरहाल सवाल उठता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के डेली ब्रीफ में भारत के एक राजनीतिक दंपति की निजी जिंदगी से जुड़ी डिटेल्स क्यों शामिल थी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें भारत में कम्युनिस्टों की सरकार और CIA में उनकी दिलचस्पी की कहानी जाननी होगी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं आपको भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 13 जून है और आज की तारीख का संबंध है एक मुख्यमंत्री से। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू FM ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू FM ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50 ये कोड। इस ऐप पर आपको मिल जाएंगे जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेरों उपन्यास और कई और तरह की ऑडियो बुक्स, बोलती किताबें। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक लिंक है। 1 नवंबर 1956 को केरल को राज्य का दर्जा मिला। फरवरी 1957 में जनरल इलेक्शन के साथ केरल में भी चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में सीपीआई को 126 में से 60 वोट मिले और वो कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल हो गए। 5 अप्रैल 1957 को इलम कुलम मनक्कल शंकरन नंबूदिरीपाद, आमतौर पर जिन्हें EMS के नाम से जाना जाता था, इस सरकार के मुखिया बने। आज ही के दिन यानी 13 जून 1909 को EMS नंबूदिरीपाद का जन्म हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे नंबूदिरीपाद ने कांग्रेस से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया समेत कांग्रेस के एक धड़े सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। बाद में वो सीपीआई से जुड़ गए। कम्युनिस्ट भारत में अपने हाथ पांव फैलाने की कोशिश कर रहे थे और केरल का सामाजिक और राजनीतिक माहौल इसके लिए एकदम मुफीद था। केरल में जाति की लाइंस पूरे देश के मुकाबले और भी गहरी चौक से खींची गई थी, जिसके चलते 20वीं सदी के शुरुआती दौर में वहां एक के बाद एक आंदोलन हुए जो महिलाओं और पिछड़ों के अधिकार, मसलन शिक्षा, मंदिर प्रवेश आदि से जुड़े हुए थे। केरल में कम्युनिस्टों का अच्छा खासा सपोर्ट था, इसलिए साल 1957 के चुनाव में उन्होंने सीपीआई के झंडे तले चुनाव लड़ा और दुनिया की पहली लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार बनाई। दुनिया में कहीं भी यह पहली बार हुआ था कि बंदूक की नोक के बजाय अंगूठे की स्याही के बल पे कम्युनिस्ट सत्ता में आए थे। इस बात के चर्चे भारत में उतने नहीं हुए जितने विदेशों में। मॉस्को में सीपीआई के जीतने का जश्न भी बना। अब अमेरिका में क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। वॉशिंगटन में घंटियां बजने लगी। कोल्ड वॉर का दौर था। वॉशिंगटन को डर था कि अगर केरल एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में लाल सलाम की बयार बहने लग सकती है। केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने सत्ता में आते ही सुधार कानून लागू कर दिए। पूरे केरल में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गईं। राशन वितरण प्रणाली को टाइट किया गया। साथ ही सरकार एक बिल लाई जिसके बाद छोटे किसानों को जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था। इस कानून के तहत सरप्लस जमीन का बंटवारा भी होना था। साथ ही एक व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता है, इस पर भी लिमिट लगा दी गई। मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गई। केरल में उच्च वर्ग के लोग और धार्मिक संगठन अब तक चुप थे, लेकिन फिर एक और बिल आया जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। नंबूदिरीपाद शिक्षा सुधारों को लेकर एक बिल लाए जो सीधे प्राइवेट स्कूल्स के प्रबंधन में दखल देने वाला था। इस बिल के तहत टीचर्स की सैलरी बढ़ाई जानी थी और स्कूल प्रबंधन को दुरुस्त किया जाना था। बिल का एक हिस्सा यह भी था कि अगर प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन में गड़बड़ी पाई गई तो सरकार उसका प्रबंधन अपने कब्जे में ले सकती थी। प्राइवेट स्कूल कमाई का बड़ा जरिया थे, जिन्हें अधिकतर उच्च वर्ग या धार्मिक संगठनों द्वारा चलाया जाता था। नायर सर्विस सोसाइटी और कैथोलिक चर्च ऐसे कई स्कूल्स को चलाते थे उस वक्त।
इन्होंने मिलकर विमोचन समारंभ नाम से सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी इस आंदोलन से जुड़ी और आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया और कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। प्रधानमंत्री नेहरू का कम्युनिस्टों से कोई खास विरोध नहीं था, लेकिन सरकार के एक दक्षिणपंथी धड़ा कम्युनिस्टों से कट्टर विरोध रखता था। 2 फरवरी 1959 को इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तब केरल में विरोध प्रदर्शनों का दौर जोर पर था। कई जगह हिंसा हुई और पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली भी चलाई। शिक्षा बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां इस पर रोक लगने से मना कर दिया गया। ये नंबूदिरीपाद की सरकार की जीत थी। कांग्रेस का दक्षिणपंथी धड़ा इंदिरा के अध्यक्ष बनने से उत्साहित था। इनमें से कई नेता ऐसे थे जिन्होंने इंदिरा को अध्यक्ष बनाने में खासा इन्वेस्टमेंट किया था, सहयोग दिया था। इस धड़े का नेतृत्व कर रहे थे गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत। केरल के गवर्नर रामकृष्ण राव भी इसी धड़े के नेता माने जाते थे। अप्रैल 1959 में इंदिरा गांधी दौरा करती हैं केरल का और कम्युनिस्टों के खिलाफ जोरदार भाषण देते हुए उन्हें चीन का एजेंट करार देती हैं। मई आते आते केरल में विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले चुके थे। पुलिस की गोलीबारी में 20 से ज्यादा लोग तब तक मारे जा चुके थे और सैकड़ों घायल थे। 20 जून को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखती हैं। वो लिखती हैं, इस संघर्ष को धार्मिक संघर्ष कहने का कोई तुक नहीं है। ये उतना ही कम्युनल है जितनी कि केरल में कोई भी और चीज, खुद कम्युनिस्ट भी। कम्युनिस्टों ने बड़ी चालाकी से नायरों को कैथलिक ईसाइयों से लड़वाया और अब वो इजवा लोगों को भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा की मुखालफत करने वालों की भी कमी नहीं थी। इनमें सबसे आगे उनके ही पति फिरोज गांधी थे। तब उन्होंने कांग्रेस और इंदिरा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की कोशिश कर रही हैं। इसके 2 दिन बाद यानी 22 जून को नेहरू केरल का दौरा करते हैं। वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नंबूदिरीपाद से मुलाकात कर उनसे इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने कहा कि नए सिरे से चुनाव करा के इस बात की परीक्षा हो जाएगी कि जनता किसका समर्थन करती है और ये कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाती है। लेकिन नंबूदिरीपाद इनकार कर देते हैं। तब नंबूदिरीपाद आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने वी आर कृष्ण अय्यर को नेहरू से मिलने भेजते हैं और नेहरू को केरल सरकार गिराने में कांग्रेस की भूमिका से अवगत करवाते हैं। इसके बाद नेहरू इंदिरा को बुलाकर पूछते हैं कि कांग्रेस केरल में ये सब क्या कर रही है। इंदिरा का जवाब और आगे का घटनाक्रम जानने से पहले थोड़ा विषयांतर जरूरी है। 1970 में डैनियल पेट्रिक नाम के एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक ने किताब लिखी अ डेंजरस प्लेस। इस नाम की इस किताब में डैनियल ने दावा किया कि केरल सरकार को गिराने के लिए CIA ने कांग्रेस को 2 बार फंडिंग की थी। 1991 में एक बार और ये जिन बाहर निकला। नंबूदिरीपाद सरकार के दौरान भारत में अमेरिकी राजनयिक रहे एल्सवर्थ बनकर ने 1991 में एक इंटरव्यू में दावा किया कि महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर SK पाटिल के थ्रू पैसा पहुंचाया गया था। एक और अमेरिकी अधिकारी ने तब इस बात की तस्दीक भी की थी। 1996 में एक ऑस्ट्रेलियन इवेंजलिस्ट यानी कि ईसाई प्रचारक ने दावा किया कि उन्होंने नंबूदिरीपाद सरकार के खिलाफ प्रचार के लिए केरल के राजनेता डॉक्टर जॉर्ज थॉमस को पैसा दिया था। उस दौर के कई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आगे जाकर डिक्लासिफाई हुए, जिसके लिए अमेरिकी लोकतंत्र को बधाई मिलनी चाहिए। जिन चीज़ों को सीक्रेट कहते हैं, समय आने पर डिक्लासिफाई भी करते हैं। इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि केरल में कम्युनिस्टों के उभार ने CIA में खलबली मचा दी। इन कागजों में केरल सरकार को गिराने के कई तरीकों के बारे में चर्चा की गई है। मसलन कांग्रेस को सपोर्ट करना, अमेरिकी निवेशकों को केरल में निवेश से रोकना, केरल तक पहुंचने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मदद को रोकना इत्यादि। इतना ही नहीं, इन दस्तावेजों से भी पता चलता है कि CIA के पास तब केरल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की पूरी लिस्ट थी। साल 1964 में जब CPI के 2 फाड़ हुए, इसकी भनक भी CIA को पहले से लग गई थी। इन दस्तावेजों और बयानों की माने तो साल 1959 में केरल के नंबूदिरीपाद सरकार को गिराने का काम CIA की मदद से किया गया था। जून 1959 में इस मामले में पिता और बेटी आमने सामने थे। VR कृष्ण अय्यर से जब नेहरू को केरल में कांग्रेस के रोल का पता चला तो उन्होंने इंदिरा को बुलाया और इस बाबत पूछा। कृष्ण अय्यर ने इंदिरा को भी पूरी कहानी बताई, लेकिन इंदिरा सुनने को तैयार नहीं हुई। नेहरू हड़बड़ी में कोई कदम उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए जून के महीने में उन्होंने एक और बार नंबूदिरीपाद को मीटिंग के लिए बुलाया। शिमला के पास मशोबरा में मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जब एक पत्रकार ने नंबूदिरीपाद से पूछा कि प्रधानमंत्री ने क्या पेशकश की, तब नंबूदिरीपाद ने एक बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यही पेशकश की, वैसी ही बिल्कुल जो एक कश्मीरी पंडित को केरल के नंबूदिरी पंडित के आगे पेश करना चाहिए था, फिश मीट और चिकन। कहना यह चाह रहे थे कि बातचीत फेल रही। इसके बाद नेहरू ने इस मामले में केरल के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी। सरकार को बर्खास्त करने का कार्यक्रम शुरू हो गया था और राज्यपाल की रिपोर्ट पहला कदम थी।
संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति के पास ये ताकत है। केरल से पहले 4 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया था, लेकिन ये सब वो मामले थे जब राज्य सरकार ने अपना बहुमत खो दिया था। लॉ एंड ऑर्डर के चलते सरकार बर्खास्तगी की केरल पहली घटना थी। उन दिनों त्रिवेंद्रम से दिल्ली तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, मद्रास होकर जाना होता था, इसलिए गवर्नर की रिपोर्ट आने में 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया। उधर गृह मंत्रालय इतनी जल्दी में था कि आईबी को निर्देश दिया गया कि फोन पर ही रिपोर्ट पढ़ करके सुना दो ताकि सरकार अपनी कार्रवाई शुरू कर सके। 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नेहरू नंबूदिरीपाद को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें लिखा था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के चलते केंद्र को हस्तक्षेप अब करना पड़ेगा। अगले ही दिन नंबूदिरीपाद सरकार गिरा दी जाती है और केरल में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नंबूदिरीपाद तब कहते हैं कि जिनको पीलिया हो गया उनकी आंखों को सब पीला ही दिखाई देता है। फिरोज गांधी इस घटना से इतना झल्ला है कि उन्होंने एक बार नेहरू के सामने ही इंदिरा को फासिस्ट कह दिया था। स्वीडिश पत्रकार बर्टिल फॉक ने 3 मूर्ति भवन में नाश्ते के वक्त हुए इस घटनाक्रम का जिक्र किया है। 6 महीने बाद केरल में दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। कांग्रेस 60 सीटें जीतती है और मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना लेती है और इसके 4 महीने बाद इंदिरा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देती हैं। फिरोज और उनके रिश्ते में परमानेंट दरार अब तक आ चुकी थी। सीआईए में नंबूदिरीपाद सरकार को गिराने का रिएक्शन क्या हुआ? एलन वेल्श डलिस 1952 से 1961 के बीच सीआईए के डायरेक्टर होते थे। ये वही डलिस थे जिनके इशारे पर 1953 में सीआईए ने ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया था। केरल की पूरी रिपोर्ट उन तक पहुंचा करती थी। केरल सरकार गिरने के मौके पर यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने बयान दिया, कम्युनिस्ट चाहे हार गए हों लेकिन पब्लिक में उनका सपोर्ट बाकी है, असली लड़ाई बंगाल में होनी है। इसके बाद 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विघटन होता है और नंबूदिरीपाद सीपीआईएम में चले जाते हैं, सीपीएम में। 1967 में वो गठबंधन सरकार के थ्रू दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन केवल 2 सालों के लिए। सीआईए के इतिहास के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप फ्रॉम द शैडोज द अल्टीमेट इनसाइडर्स स्टोरी ऑफ 5 प्रेसिडेंट्स एंड हाउ दे वन द कोल्ड वॉर नाम की किताब पढ़ सकते हैं। इस किताब के लेखक हैं सीआईए के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट एन गेट्स। इसके अलावा डगलस वैलेंटाइन की किताब द सीआईए एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हाउ इलीगल ऑपरेशंस करप्ट अमेरिका एंड द वर्ल्ड, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों के इतिहास और भविष्य का विश्लेषण करती है किताब और है जिसे आप पढ़ सकते हैं, नो फ्री लेफ्ट। इस नाम की किताब के लेखक हैं विजय प्रसाद। विजय ट्रिनिटी कॉलेज कनेक्टिकट यूएस में साउथ एशियन हिस्ट्री के चेयर हैं। आज के लिए इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।